आपको हिसार के लिए भी लोग कह रहे हैं, दूसरी तरफ सोनीपत को लेकर के भी आपका जिक्र आता है। प्राथमिकता जो है वो हिसार है। हिसार से मैं सांसद बन के आया था 2019 में। जो इजी रेस थी, इसी वजह से ज़्यादा उधर जाना सहज लगा या कोई बिचौलिया लेना पड़ा? फिर भी राहुल गांधी जी और मैं डिफेंस कमेटी में इकट्ठे रहे। मैंने उनको जाहिर कर दिया था कि मैं इच्छुक हूँ और उनका जवाब ये था, मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था। उन्होंने ये भी तो कहा होगा कि चोर साहब ने हमारी कांग्रेस ही समेटती थी वही। ज्वाइन करते ही आप हुड्डा साहब से मिले, बाकी नेताओं से भी इसी तरीके से मिलना हुआ? चर्चा ज्यादा हुड्डा साहब से मिलने की हुई है? नहीं, अब चर्चा तो आप लोग बनाते हैं। मैं लेट नहीं मानता। वो लेट आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि बीजेपी ने अनाउंस कर दी, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही। टिकट को लेकर के कितनी संभावनाएं हैं, श्योर हैं, क्या है बातचीत, क्या हुई? ये मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं इसलिए आऊंगा अगर आप मेरे को टिकट दोगे तो। आपके सामने पूरा चौटाला परिवार होगा, देर सवेर कहीं ना कहीं आपकी यारी दोस्ती भी होगी, टकराव भी होंगे। वो सारा होने से पहले खुद ही छोड़ के चले गए। उनको अपने बारे में ना ज्यादा गलतफहमी है। मैडम फिर से चुनाव मैदान में हो सकते हैं? वो तो आगे की बात है, अभी तो लोकसभा है। अभी तो लोकसभा का ही जिक्र करें। हरियाणा का एक विवादित चेहरा अगर साथ आएगा तो पार्टी को नुकसान होगा, आप क्या देखते हैं आप? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। हरियाणा में बीजेपी के द्वारा जिस प्रकार से अपने जो कैंडिडेट है चुनाव मैदान में उतार दिए गए हैं, कांग्रेस का भी इंतजार है और उन्हीं में से एक कैंडिडेट हो सकते हैं बृजेंद्र सिंह। आज मेरे साथ मौजूद हैं। बृजेंद्र सिंह को आप जानते हैं, हिसार से सांसद हैं, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया है। अब भूतपूर्व कह सकते हैं? भूतपूर्व, टेक्निकली भूतपूर्व मुझे पूर्व सांसद है। मेरा 12 मार्च से मेरा इस्तीफा मंजूर माना गया है। हाँ, तो पूर्व सांसद, पूर्व आईएएस जी, दो पूर्व इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए। आपका बहुत स्वागत है सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत में पूर्व से ही कर लूँ जी, क्योंकि दो पूर्व हैं, दोनों का लोग जानना भी चाहते हैं। पहले पूर्व हुए आप आईएएस, ऐसा क्या जरूरत पड़ी? आप अच्छे आईएएस थे, अच्छे ईमानदार आईएएस में आपकी गिनती थी कि आप भी नहीं, वो उसका तो कारण सीधा सीधा जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उससे संबंध है। और मेरा भी जो आईएएस के लिए जो मेरी जद्दोजहद थी, जो बनने की जो एक वो इच्छा थी और जिसके लिए मैंने मेहनत करी, उसके मूल में भी यही था, क्योंकि मुझे ये आभास था हमेशा से कि देर सवेर राजनीति में जाना है। लेकिन मेरे को थोड़ा वो था कि ये ना हो कि जब मैं राजनीति में जाऊं तो लोग ये कहें कि खुद कुछ किसी लायक नहीं था, बड़े बाप का निकम्मा बेटा था, सफेद कुर्ता पजामा पहन के आ गया तो नेता बन गया। तो मैं उस चीज से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी का जो मेरा जो बहुत बड़ा मूल कारण था वो ये था। और हाँ, ये है कि 21 साल का बहुत लंबा सफर हो जाता है। आप व्यक्ति के तौर पे भी बदल जाते हो, आपका टेम्परामेंट जो है, आपका व्यवहार जो है वो भी एक तरह का हो जाता है, क्योंकि नौकरी जो है वो राजनीति से खास तौर पे जहाँ तक पब्लिक इंटरेक्शन का सवाल है उससे बिल्कुल अलग है, दोनों में बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे को शुरू से था कि सार्वजनिक जीवन में आना है। इतना समय लगेगा इसका अंदेशा मुझे नहीं। अच्छा, आपने तो दोनों जीवन जी लिए हैं जी। 5 साल का राजनीतिक जीवन जी लिया, 5 उससे पहले आप 21 साल का जिस प्रकार से आई है। मजा कौन से में आया ज्यादा? नहीं, मजे की बात तो मतलब आत्मसंतुष्टि की बात उसी संतुष्टि के हिसाब से भी यदि कहूँ कि जब मेरे को नौकरी नई नई मिली थी उस समय जो संतुष्टि थी वो ज्यादा थी। फिर कुछ ही कई ये जिस चीज में आप आ गए हैं, सुबह शाम वही काम है, ठीक है, डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं या आपका क्षेत्र बदल गया, लेकिन एक रूटीन होना शुरू हो जाता है। तो एक्साइटमेंट के पल बीच बीच में कभी कभी आते हैं। रोज की आपकी कार्यशैली जो है वो तो एक प्रकार की हो जाती है, उसमें नहीं है। राजनीति फिर भी ये है कि आप कह सकते हो कि रोज कुछ ना कुछ नया होने की संभावना बनी रहती है और आपको रोज नए तरह के लोग मिलते हैं, नए तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं और किसी भी प्रकार की आ सकती है। हाँ। जबकि नौकरी में तो जो आपका महकमा है, जो डिपार्टमेंट है जिसमें आप उस समय के लिए काम कर रहे हो,
आपका सारा जो फोकस है या जो आपका अधिकार क्षेत्र है उस तक सीमित रहता है। तो उस नाते राजनीति का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि और मैं सिर्फ इसमें ये नहीं कहूंगा कि कोरोना था और किसान आंदोलन था उसकी वजह से, लेकिन मैं उस तरह से पूरा रम नहीं पाया जिस तरह से मैं चाहता था। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरी तरह से राजनीतिक जीवन में समा जाऊं, जो कि मैं अभी तक नहीं समा पाया। और उसका, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो जो 21 साल की नौकरी करी है उससे आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, तो वो इतना पूरी तरह से नहीं छूट पाता। और दोनों चीजों में ये अंतर है। पब्लिक डीलिंग जो है वो एक राजनेता की बिल्कुल अलग है एक प्रशासनिक अधिकारी से। तो वो जो ब्रिज है, वो जो पुल है, वो अभी तक मैं पूरी तरह पार नहीं कर पाया। अभी तक उसके बीच में खड़ा हूं मैं। तो उसके लिए आगे जर्नी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। तो उसी पे आ जाते हैं जी। टिकट को लेकर के आपका 2 जगह पे नाम चला हुआ है लोकसभा के लिए। आपको हिसार के लिए भी लोग कह रहे हैं, दूसरी तरफ सोनीपत को लेकर के भी आपका जिक्र आता है। मनपसंद सीट कौन सी है? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे इस चर्चा का अभी तक सोर्स समझ में नहीं आया कि ये जो जिक्र है ये चला कैसे है। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। 10 मार्च को जब मैं कांग्रेस अध्यक्ष के वहाँ पे जब मैं पार्टी ज्वाइन करके जब मैं बाहर निकला, तो वहाँ पत्रकार साथी थे, तो उन्होंने मेरे से 2 ही सवाल किए। पहला सवाल ये था कि जी बीजेपी क्यों छोड़ी, और दूसरा सवाल ये था कि हिसार से लड़ोगे या सोनीपत से। मैंने कहा मैं तो 5 मिनट पहले ज्वाइन करके आया हूँ, आपने ऑलरेडी सीटों के बारे में भी चर्चा शुरू हो गई, तो मेरे को अभी तक नहीं पता। लेकिन हाँ, चलिए, खैर कुछ कारण रहे होंगे जिस वजह से ये चर्चा है, क्योंकि ये चर्चा काफी आम है। लेकिन मेरी प्राथमिकता जो है वो हिसार है। हिसार से मैं सांसद बन के आया था 2019 में, और मेरी प्राथमिकता निश्चित तौर पे हिसार ही आज के दिन। अच्छा, आपने अभी कहा कि जब पार्टी छोड़ी, उसके कारण भी कुछ ऐसे रहे हैं कि छोड़ने के कुछ बड़े कारण रहे हैं? हाँ, उसके कारण देखिए, बहुत लोग इसको हल्का बनाने की कोशिश करते हैं कि टिकट मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, उसके बारे में असमंजस था इसलिए छोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो पार्टी छोड़ने की और खास तौर पे कांग्रेस में जाने की जो बात थी, उसके बारे में मैं बहुत लंबे समय से गहनता से विचार कर रहा था। समय एक अलग चीज है कि आप उस पर फैसला कब आपका सिरे चढ़े। और मैं सही मायने में जो भारत जोड़ो यात्रा पहले वाली जब थी, उसके मध्य तक जब वो पहुंची थी, उस समय मैं बहुत प्रभावित हो चुका था। और उस प्रभावित एक तो उससे प्रभावित होना था। दूसरा ये था कि मैं बीजेपी में ज्यादा सहज नहीं था। मैंने जंप करा था जब मेरे को पूछा गया 2019 में कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगे। उस समय, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरे को इच्छा तो हमेशा से थी, लेकिन शायद अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी। तो क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने उसके बारे में ज्यादा ये नहीं सोचा कि कि मेरे विचार मेल खाएंगे नहीं खाएंगे, तो मैं कूद गया। और मेरा सौभाग्य भी रहा कि मैं उस समय जो एक मोदी वेव थी उसका मैं बेनिफिशियरी रहा। मेरे को जीत के साथ मेरा सफर शुरू हुआ। लेकिन मैं पार्टी में असहज था। मैं धीरे धीरे मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि शायद मेरे लिए ये जगह है नहीं, क्योंकि मेरे वैचारिक तौर पे कह लीजिए, आइडियोलॉजी ज्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा, आइडियल्स के हिसाब से कह लीजिए, मैं अपने आप को उस रंग में ढाल नहीं पाया। और मेरे को जरूर ये था कि अगर मेरे को यहाँ पे अगले 20-25 साल सार्वजनिक जीवन में अब रहना है, तो मेरे को ऐसी जगह पे तो होना जरूरी है जहाँ मैं अपने आप से सहज हूँ। हाँ। तो वो था असली कारण। वो बात दूसरी है कि उसके बाद बहुत से सरकारी कुछ ऐसे फैसले थे जिनसे बिल्कुल ही हमारी सहमति नहीं बनती थी, और बनने का कारण भी नहीं था, क्योंकि उनका सीधा सीधा प्रभाव जो था वो हमारे क्षेत्र से था। जब मैं क्षेत्र की बात करूं तो मेरा मतलब सिर्फ हिसार लोकसभा से नहीं है, क्षेत्र से मतलब पूरा हरियाणा है या पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। तो वो कुछ मुद्दे थे जिनसे वो जो मेरी असहजता थी वो और ज्यादा तीखी होती चली गई। और फिर मैं पिछले साल करीब अगस्त के महीने में मैंने कांग्रेस से, आप कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से पहली बार बात करी। और दिसंबर में जाके फिर ये बात ऑलमोस्ट
डिसाइड हो ही गया था, लेकिन वो चलते चलते नौबत 10 मार्च तक आ गई थी, तो फाइनली 10 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो ऐसा नहीं था कि कोई एक विशेष कारण था, मूल कारण तो ये था कि मुझे लगा कि शायद मैं वहाँ बिलोंग नहीं करता। अच्छा, चौधरी साहब की तो इजी रीच रही है कांग्रेस में, भले ही बीजेपी में भी रहे हो, तो जो इजी रीच थी इसी वजह से ज़्यादा उधर जाना सहज लगा, या कोई बिचौलिया लेना पड़ा फिर बीच में? नहीं, कोई बिचौलिया नहीं जी। मेरी संयोग की बात है कि राहुल गांधी जी और मैं डिफेंस कमेटी में इकट्ठे रहे ये पूरे 4.5-5 साल। ठीक है। तो वो भी मेरे को देखते होंगे कि क्योंकि मैं काफ़ी उन्मुक्त तरीके से अपने विचार रखता था, और उनको दिखता था कि ये कुछ इसकी जो बातें हैं ज़्यादा ऐसी कई बार होती हैं जो सरकार के साथ ट्यूनिंग वाली बात नहीं है, लेकिन कमिटीज़ का पर्पज़ ही है। कमेटी में अप्रोच ही ये होती है कि उसमें आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि वो इन कैमरा होती हैं सारी, उसमें कोई चीज़ बाहर नहीं आती। और तो वहाँ मेरा योगदान जो था, तो उसी एक कड़ी में एक दिन मेरी उनसे बात हुई, और फिर वो बात बढ़ के मेरी उनसे फिर दिसंबर में पिछले साल का जो दिसंबर था, तब मैं फिर उनसे औपचारिक रूप से मिला भी था और थोड़ी बहुत चर्चा की थी, और मैंने उनको जाहिर कर दिया था कि मैं इच्छुक हूँ, और उनका जवाब ये था, मुझे काफी टाइम से लग रहा था। उन्होंने ये भी तो कहा होगा कि चौधरी साहब ने हमारी कांग्रेस ही समेटती थी भाई हरियाणा में। तो नहीं, मेरे को ये जरूर जान के हर्ष हुआ था कि उनको पूरा बैकग्राउंड मेरे पिताजी के बारे में पता था। अच्छा। हाँ, उनको पूरा, जो मेरी उनसे मुलाकात रही उससे तो वहां तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि एक हिसाब से फाइनल तो हो गया था, लेकिन वो 2-2.5 महीने लग गए ज्वाइनिंग करते करते। अच्छा, ज्वाइन करते ही आप हुड्डा साहब से मिले, तो बाकी नेताओं से भी इसी तरीके से मिलना हुआ? नहीं, मैं देखिए हुड्डा जी से मिला, उदयभान जी से मिला, शैलजा जी से मिला, किरण चौधरी जी से मिला, रणदीप जी से मैं संपर्क में हूँ। वो उनके साथ कुछ चर्चा ज्यादा हुड्डा साहब से मिलने की हुई है? नहीं, अब चर्चा तो आप लोग बनाते हैं अब देखिए, मेरे बड़े हैं, हरियाणा के कांग्रेस में सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और मेरे तो चाचा हैं, तो मेरे पिताजी के भाई हैं। तो मैंने जो भी एक शिष्टाचार है उसके नाते मैं सबसे मिला, जो भी सीनियर लोग हैं। अच्छा, टिकटें कुछ लेट हो रही हैं? नहीं, मैं लेट नहीं मानता। वो लेट आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि बीजेपी ने अनाउंस कर दी, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही। लेकिन 15 मार्च जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जो अनाउंस किया है, तो उसके बाद तो स्वाभाविक सी चीज है कि आगे फिर आप फेजेस के हिसाब से ही टिकटें अनाउंस करेंगे। वो ठीक है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी कई पार्टीज की हो सकती है। बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी, और बड़ी लिस्ट 195 लोगों की 2 मार्च को ही निकाल दी थी, जबकि इलेक्शन शेड्यूल ही 15 मार्च को अनाउंस हुआ है। तो वो एक उनकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ज्यादा चुनाव जो है वो ज्यादा लंबे समय तक कैंडिडेट के लिए भी, लोगों के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी ज्यादा लंबा होना सबके लिए थोड़ा तकलीफदायक हो जाता है। तो मैं हरियाणा के संदर्भ में कम से कम बिल्कुल ये मानता नहीं कि कोई डिले है। डिले नहीं, हाँ, क्योंकि बहुत टाइम, अभी भी देख लीजिए आप, आज 2 अप्रैल है, अभी भी करीब 2 महीने का समय है। तो हिसार को लेकर के अगर हम बात करें जी, टिकट को लेकर के कितनी संभावनाएं हैं, श्योर हैं, क्या है, बातचीत क्या हुई है? नहीं देखिए, एक दो नाम और हवा में बिल्कुल, मैं जब पार्टी में आया तब भी मैं किसी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशंस रख के नहीं आया था। मैंने कोई इस बारे में चर्चा किसी से नहीं की थी। मैं सारे शीर्ष नेतृत्व से मिला था। ये मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं इसलिए आऊंगा अगर आप मेरे को टिकट दोगे तो लेकिन ये है क्योंकि मैं सिटिंग MP हूँ हिसार से, तो ये मेरा मानना है कि मैं कंसिडरेशन में जरूर होंगे। और आप जो औरों का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, मैं तो 10 मार्च को आया हूँ। टिकट सिलेक्शन की प्रक्रिया या लोगों की तैयारी तो उसके पहले से भी चल रही है पार्टीज की, तो जरूर होंगे लोग जो इच्छुक भी होंगे। अच्छा, अगर आप हिसार से चुनाव लड़ते हैं तो एक साफ सी बात आ गई कि आपके सामने पूरा चौटाला परिवार होगा, तो ऐसे में क्या सोचते हैं, कैसी टक्कर रहेगी? देखिए, अभी तक तो आई थिंक मेरे ख्याल से औपचारिक तौर से तो सिर्फ रणजीत चौटाला जी का कैंडिडेचर ही अनाउंस हुआ है।
बाकी अभी तक सिर्फ खबरों के दायरे में है हाँ। कि जेजेपी भी और इनेलो भी अपने परिवार के लोगों को शायद वो खड़ा करेंगे। तो उसका मेरे लिए कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मतलब नहीं है। वो तो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस नाते चुनाव की सारी संरचना और तैयारी जो है वो करी जाएगी, और इसमें निजी कुछ नहीं होता कि चौटाला परिवार, बीरेंद्र सिंह परिवार, ऐसा कुछ नहीं है। खास अदावत तो पुरानी है। वो ठीक है, क्योंकि अब देखिए हरियाणा ज्यादा बड़ी स्टेट नहीं है, तो कुल मिला के अगर आप राजनीतिक जीवन में लंबे समय से हैं तो देर सवेर कहीं ना कहीं आपकी यारी दोस्ती भी होगी, टकराव भी होंगे, और वही लोग हैं जिनके साथ संभावना रहती है कि आप देर सवेर आमने सामने हो जाएंगे। हाँ, हिसार और उचाना की यदि बात करें तो जरूर मेरे ख्याल से 5 चुनाव तो हो चुके हैं आमने सामने। तो ये तो खानदानी काम हो गया। आपस में टकराव। तो आप जो कह रहे हो उस हिसाब से 3-2 से अभी हम आगे। अच्छा, आप 3 जीते हैं, वो 2 जीते हैं। वो दोनों असेंबली जीते हैं, एक बार ओम प्रकाश चौटाला जी और पिछली बार दुष्यंत। आपने दुष्यंत का वो बयान सुना था जो उन्होंने हिसार में दिया कि चोर साहब तो मेरे से पहले पार्टी छोड़ के चले गए, ऐसी क्या जल्दी थी, टिके रहते। तो इसके पीछे मेरे ख्याल से वो ये कहना चाहते थे कि भाई मेरे साथ जो खींचतान थी, या मुझे सोच रहे थे कि ये पार्टी छोड़ दें या पार्टी का जो गठबंधन है उनसे टूट जाए, वो सारा होने से पहले खुद ही छोड़ के चले गए। नहीं, उनको अपने बारे में ना ज्यादा गलतफहमी है। उनको यदि ये लगता है कि हरियाणा की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही है तो बहुत गलतफहमी में है। आज के दिन तो उनकी स्थिति ये है कि वो हरियाणा की राजनीति में, मैं अभी फिलहाल तो नहीं कहूंगा कि हाशिए पे आ गए हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद शायद वो हाशिए पे आ जाएंगे। और आप देख भी सकते हैं जब से वो सरकार से हटे हैं, एक तरह की जो छटपटाहट और निराशा जो उनके पूरे लीडर्स और कार्यकर्ताओं में है वो किसी से छुप नहीं रही। वो क्योंकि मेरे ख्याल से उनको पता तो पहले से ही था कि लोगों के अंदर बात खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उससे वो रूबरू हो रहे हैं तो अब ठीक है। और वैसे उनका अपना दल है, अपनी राजनीति है, वो क्या करेंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो उनकी सोच है। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि मैंने बीजेपी इसलिए छोड़ी कि उनसे गठबंधन नहीं टूट रहा था, वो नहीं है। वो सच्चाई का एक बहुत छोटा अंश है, क्योंकि वो जो प्रदेश की राजनीति है वो सिर्फ वहां तक उसको मैं सीमित मानता हूं। मेरा कांग्रेस ज्वाइन करना और बीजेपी का छोड़ना, उसके कारण मैंने आपको पहले बताए, वो कुछ और थे। ये मेजर कारण, ये उसकी आप कह सकते हैं भागीदारी का कारण रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं। कुछ परसेंट तो था ये। हाँ, कुछ परसेंट तो था बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश में आप राजनीति कर रहे हैं तो उसकी राजनीति स्वाभाविक तौर पे आपको भी प्रभावित करती है, तो उस नाते हाँ। लेकिन ये नहीं कि उचाना और हिसार की सीट, ये चीज मैंने पहले भी कही। जब लोग इस पूरे नैरेटिव को यहाँ लाके सीमित कर देते थे कि चाहे बीरेंद्र सिंह और उनका लड़का तो इसलिए इनकी खिलाफत कर रहा है क्योंकि इनका सीधा टकराव है, और मैं हमेशा ये कहता था कि नुकसान पार्टी को सिर्फ हिसार और उचाना में नहीं है, पूरे प्रदेश में होने लग रहा है, और खास तौर पे उन इलाकों में जहां जेजेपी रेलेवेंट है। और यदि आप वहां मैदान ही छोड़ देंगे, और देखिए कुछ कह लीजिए वो इलाका हार्टलैंड है हरियाणा की राजनीति का, तो वहां पे यदि आप सरेंडर कर दोगे अलायंस के नाम पे या जैसे भी है, तो आपको पार्टी के तौर पे उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसमें कोई उचाना असेंबली या हिसार लोकसभा की बात नहीं थी। मुद्दा तो इसके पीछे भी कोई कारण लगता है कि गठबंधन भी टूट गया, कुछ रणनीति, कुछ ऐसा लगता है। देखिए, ये बीजेपी को क्यों, कांग्रेस ने मेरे ख्याल से आज से 2.5-3 महीने पहले कहना शुरू कर दिया था कि ये करेंगे। आप कह सकते हैं कि प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि हमें ये भी पता है कि इलेक्शन से बिल्कुल थोड़े दिन पहले गठबंधन तोड़ेंगे और फिर आएंगे मैदान में अलग से और वोट काटने का काम ये करने की कोशिश करेंगे। और जो घटनाक्रम 12 मार्च के बाद का रहा है उससे ऐसा लगता भी है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, रादर कॉन्फिडेंस मोशन जो नए मुख्यमंत्री लेके आए, उस पे जो इस पार्टी का रवैया रहा, तो वो तो दिखाता है कि मिलजुल के हो रहा है सब कुछ। ये कौन कहता है कि आप
जब वोट डलें तो आप वॉकआउट कर जाइए। आप या तो कहिए वोट डालो या ना डालो, या तो पक्ष में हो या विरोध में हो, लेकिन वॉकआउट करना तो सीधा सीधा पक्ष की बात कर रहे हो। बल्कि वो तो और बेहतर चीज है कि आप संख्या घटाने लग रहे हो, आप वॉकआउट कर रहे हो। तो उस तरह की बात है। और उसके बाद भी जो गृह मंत्री जी का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या वो फंक्शन था, उसके अंदर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हमारा कोई मतभेद तो है नहीं। सारी बात इस पे आके हुई कि हम लोकसभा की कोई टिकट शेयर कर नहीं सकते थे, ये लोकसभा की टिकट मांग रहे थे। तो कहीं पे भी दोनों पक्षों की तरफ से किसी प्रकार की नाराजगी या असहमति का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। अच्छा, वो कहीं ना कहीं जब भाषण देते हैं तो वो उम्र का एक जिक्र करते हैं कि कुछ लोगों का तो आखिरी टाइम आ गया। वो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? लगता तो यही है, सीधा सीधा निशाना चौधरी साहब रहते हैं। देखिए, वो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि वो अब अपने आप को कोई बात कहें तो चौधरी साहब के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। उसको इतना ऊपर जाने की जरूरत है नहीं। मेरे पिताजी वैसे भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो अब पता नहीं उनकी सोच क्या है, वो किस चीज को पकड़ के आगे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन उम्र, उसके बारे में जिक्र करना, मैं समझता हूँ उसमें कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं जिस पर चर्चा की जाए। और आपका राजनीतिक विरोध यदि है तो है, वो उम्र की वजह से हो, वैचारिक तौर पे हो, वो पार्टी के दलगत राजनीति के नाते हो, जिस हिसाब से भी हो, ठीक है वो। अच्छा, आपका लोकसभा ही चुनाव लड़ने का मन है या फिर विधानसभा लड़ना चाहते हैं आप? नहीं, मेरी खुद की पसंद जो है वो निश्चित तौर पे लोकसभा है। अच्छा। क्योंकि लोकसभा में मेरे को जरूर ये लगता है कि एक बहुत बड़ा कैनवस है जिसके ऊपर आपको काम करने का मौका मिलता है, अगर वो मौका मिले तो। लेकिन ये जरूर है कि आपका जो मूल आधार है राजनीतिक, या जो राजनीतिक तौर पे आपको जो एक शक्ति मिलती है, वो आपको अपने विधानसभा क्षेत्र से मिलती है। तो विधानसभा क्षेत्र में मजबूती रहे, बना रहे, वो बहुत आवश्यक है। चुनाव कौन लड़े वो एक अलग मुद्दा है। तो मैडम फिर से चुनाव मैदान में हो सकते हैं? वो तो आगे की बात है, अभी तो लोकसभा है। अभी तो लोकसभा का ही जिक्र करें। अच्छा, चौधरी साहब कब ज्वाइन कर रहे हैं? जल्दी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। एक हरियाणा में एक बड़ी चर्चा है कि कुछ विधायक साथ में जा रहे हैं, कुछ है आपको भी पता कौन कौन से साथ आ रहे हैं? नहीं, वो मैंने भी खबरों में ही पढ़ा है। नहीं, चौधरी साहब ने बयान दिया। हाँ, उन्हीं का बयान मैंने पढ़ा है कि 2 MLAs का उन्होंने जिक्र किया है। मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मैं चौधरी साहब ज्यादा राजनीति आपस में हम डिस्कस करते नहीं। तो चौधरी साहब ने टेंशन दे रखी है कई पार्टियों को कि कौन हो सकते हैं, बीजेपी से हैं या निर्दलीय हैं या जेजेपी के हैं। चलिए, अच्छा, थोड़ा सस्पेंस बना रहना चाहिए। अच्छा, एक आपकी हिसार से ही अगर हम बात करें, रंजीत सिंह का एक बयान है ब्राह्मणों को लेकर के, जो बयान है बड़ा बवाल 3 दिन से हो रहा है। उनके इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, वैसे तो चाहे वीरेंद्र सिंह ने इसके ऊपर अपना एक वक्तव्य दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, मानना तो मेरा भी वही है कि जातिगत टिप्पणी किसी भी हिसाब से हो, उससे आदमी को बचना चाहिए। वो ठीक है, हो सकता है आपकी विचारधारा का हिस्सा हो, या आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो एक किसी प्रकार की हो, लेकिन जब आप किसी जाति का नाम ले दो तो उसके लोग फिर मायने निकालने शुरू कर देते हैं। और खास तौर पे इलेक्शन के समय में इस प्रकार से अगर कोई बात निकलती है तो ये उम्मीद रखना कि लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे या लोग इससे आंदोलित नहीं होंगे, वो नहीं हो पाता। आदमी को उससे सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो परिणाम है फिर वो हैं जो पिछले 3 दिन में हो रहे हैं। अब उसके बारे में सफाइयां देनी पड़ रही हैं, शायद माफी मांगनी पड़ रही है। तो एक ऐसे व्यक्ति को जो राजनीति में इतने परिपक्व हैं, इतना लंबा समय उनको हो गया, मेरे ख्याल से 50 साल की उनकी राजनीति है, और अन्यथा वो बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, बड़ा नाप तोल के बोलते हैं। तो इस प्रकार की शब्दावली, आपको लगता है ये मुद्दा भी बन सकता है कहीं ना, क्योंकि आप नहीं जुड़े लोगों से जुड़े तो रहते हैं। फिलहाल तो है। इसी प्रकार से अगर आपको ध्यान हो, पिछली बार जब 2019 में असेंबली का चुनाव था, वहां भी कुछ इसी प्रकार से हो गया था। वो तो खैर
2 कदम और आगे की बात थी, तो निश्चित तौर पे उसका रिएक्शन हुआ था। और हमें तो इसलिए उसका बोध है पूरी तरह से, क्योंकि उसका रिएक्शन की जो धुरी थी वो हिसार जींद के जिले थे। सबसे ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया जो है वो वहां पे हुई थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी जाति के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना, जाति का नाम लेके अवॉइड करना चाहिए सब। अच्छा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी वाले राजकुमार सैनी भी अब आप लोगों के साथ आगे जुड़ गए हैं, उनका अलायंस किस प्रकार से आप देखते हैं हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में अगर बात करें तो? देखिए, एक तो मेरे को पहले ये नहीं पता कि उनका जो अलायंस है या जो उन्होंने साथ समर्थन दिया है वो किस प्रकार का है। वो राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से है या वो प्रदेश के हिसाब से है, क्योंकि मैं उसको जिस तरह से देखता हूं वो सिर्फ यहां तक है कि एक गठ बनाया हुआ है पिछड़ी जातियों के संगठनों का। ठीक है, जिसने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन देने की बात है। राष्ट्रीय स्तर में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द क्योंकि उसमें जो बाकी संगठन हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के हैं, वो कई प्रदेशों के हैं, यूपी के खास तौर पे उसमें हैं, राजस्थान के हैं। तो मैं सिर्फ उसको उस नाते देखता हूं और मैं उसको हरियाणा स्पेसिफिक नहीं मानता। और क्योंकि आज के दिन जो कांग्रेस का जो नैरेटिव है उसके अंदर जो ओबीसी है, जो संख्या ओबीसी की है और उसके अधिकार दिलाने की बात है, उसके ऊपर फोकस है। वो कांग्रेस के जो 5-6 मेन मुद्दे हैं उनमें से एक है। तो उस नाते शायद इस संगठनों के समूह को जो उन्होंने समर्थन कांग्रेस को दिया है, मैं उसको सिर्फ उस नजर से देखता हूँ। पर हरियाणा का एक विवादित चेहरा अगर साथ आएगा तो पार्टी को नुकसान होगा, आप क्या देखते हैं आप? नहीं, देखिए, क्योंकि सीधे सीधे देखिए वो चीज ज्यादा आपकी बात का जवाब हाँ या ना में तब होता यदि वो पार्टी में आए होते। एक समर्थन देना एक अलग बात है और किसी पार्टी में आ जाना किसी व्यक्ति का, फिर उसके गुण दोष जो हैं वो एक आप दूसरी नजर से देखते हैं। तो मैं इसको उतनी ज्यादा तरजीह नहीं देता, सिर्फ इस हिसाब से देखता हूं कि एक ओबीसीज का वर्ग है संगठन के हिसाब से जिसने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अच्छा, अगर आपने एनालाइज किया हो तो कितनी सीटें आपको लगती हैं हरियाणा की 10 में से कि हम इजी निकाल लेंगे या अच्छे मुकाबले में रहेंगे? क्योंकि एनालाइज तो सब लोग करते हैं, इस जगह पे ये हो जाए तो ये हो जाएगा। वो ठीक है, आदमी अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाता है। चर्चा करने के लिए बहुत अच्छा विषय है, आप इसके ऊपर कई घंटा चर्चा कर सकते हैं हर हल्के के हिसाब से, हर हल्के में कई कैंडिडेट्स के हिसाब से। मैं उस अटकलबाजी में तो नहीं जाता, खासतौर पे प्रेडिक्शंस में बिल्कुल नहीं जाता कि किसको कितनी आएंगी। लेकिन हरियाणा में मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आज के दिन कांग्रेस का हाथ बीजेपी के मुकाबले बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि जिस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा के अंदर है, और वो एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ प्रदेश सरकार की नहीं है। जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया वो सारे भी हरियाणा से संबंधित हैं, सारे के सारे, और वो सारे मुद्दे केंद्र सरकार से रिलेटेड थे। तो वो एक डबल एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा के अंदर बनी हुई है, जिसे अभी तक आंख मूंदे बैठे थे सब। लेकिन अब 12 मार्च को जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, वो अलायंस भी छोड़ दिया, मुख्यमंत्री भी बदल दिए, मंत्रिमंडल भी बदल दिया, तो वो सारा इस चीज को दर्शाता है कि बीजेपी का उसका आवाज बहुत अच्छी तरह से है। लेकिन बीजेपी क्या है, प्रोपेगेंडा में बहुत अच्छी, बहुत माहिर है, और मैं उसको उस बात के लिए उनको क्रेडिट भी देता हूं। 2019 में भी 75 पार का नारा चला था, और अब ये 400 पार का नारा है। और सिर्फ वो नहीं, नारा नहीं, उस नारे का प्रभाव ये हुआ था कि हर व्यक्ति ऐसा लगता था बीजेपी ज्वाइन करने की होड़ में लगा हुआ है। नतीजा कुछ और था। कुछ ऐसा ही मुझे इस बार लग रहा है, कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी वही स्थिति ना हो। अच्छा, कि बातें तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो रही हैं और एक होड़ लगी हुई है बीजेपी की तरफ लोगों के जाने की, लेकिन जिस प्रकार से बाहर के लोगों को बीजेपी अकोमोडेट करने लग रही है और पुरस्कृत करने लग रही है,
उससे मुझे लगता है कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इस बात का आभास है कि स्थिति वो नहीं है जो हम लोगों को दिखाने लग रहे हैं। क्योंकि सर्वे बहुत करवाते हैं लोग और उसके आधार पे शायद लगता होगा। नवीन जिंदल का आना भी उसी का एक हिस्सा मानते हैं। नवीन जिंदल जी भी और चाहे रणजीत सिंह जी भी सेम चीज है। मतलब देखिए, यदि आप 10 में से 10 जीत रहे हैं, 370 जीत रहे हैं, आपका इतना बड़ा संगठन, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, उनसे आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। ठीक बात है। मैं उन 4 की बात नहीं कर रहा जो पहले ज्वाइन कर चुके, उनको तो चलो कुछ टाइम हो चुका। ये तो बिल्कुल ये था कि आधा घंटा पहले ज्वाइनिंग कराई और उसके बाद टिकट दे दी, लो भाई। तो इससे एक जो बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, जो नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं, जो इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि अब तो हमको बहुत टाइम हो गया, एस्टैब्लिश भी हो चुके हैं, तो शायद अब तो हमको चांस मिलेगा, और फिर भी यदि नहीं मिलता तो कहीं इस बात का आभास है कि कमी है। तो आप मानते हैं कि जिस प्रकार से अगर हिसार का हमने पहले भी जिक्र किया, कैप्टन अभिमन्यु या गंगवा, ये इससे बेटर लीडर हो सकते थे, बेटर कैंडिडेट हो सकते थे? नहीं, मैं तो उसके बारे में जी कोई टिप्पणी क्यों करूं, बीजेपी का मामला है, कैंडिडेट किसको लेके आए। क्योंकि मैं, जो आपने एक बार बीच में सवाल पूछा था, मैं उसमें उसके बारे में नहीं कह पाया था। मैं किसी भी चुनाव को आसान नहीं मानता, क्योंकि चुनाव को हल्के में लेना या किसी भी चुनाव को आसान मान के चलना, उससे बड़ी गलती कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। मैंने बचपन में इसका एक उदाहरण अपने घर में देखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि चुनाव हल्के में लिया गया था, लेकिन उस चुनाव के बारे में यह कहा गया था कि ये तो बड़ा आसान चुनाव हो गया। मैं सन 1989 की बात कर रहा हूँ। मेरे पिताजी उस समय हिसार से ही सांसद थे और दूसरी बार 1989 में कंटेस्ट कर रहे थे। तो जो उस समय कैंडिडेट आए थे, तो एक ये था कि जो बिल्कुल नया आदमी आ गया और इस तरह की बात थी, और चुनाव चल भी बहुत अच्छा रहा था। लेकिन चुनाव की तिथि से 4 दिन पहले हरियाणा की सरकार में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वो सारा चुनाव पलट गया। तो चुनाव तो जब तक, वही कहते हैं, इट्स नॉट डन टिल इट्स डन। तो आदमी को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, चुनाव को पकड़ के और पूरी शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए, और कभी ये नहीं मान के चलना चाहिए कि मेरा प्रतिद्वंद्वी है वो कमज़ोर है, या जिस दल से वो आ रहा है वो दल कमज़ोर है। आदमी को अपनी पूरी मेहनत से चुनाव लड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल और आपसे मैं करूंगा, कांग्रेस में आने के बाद आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जिस प्रकार से बीजेपी भी कहती है कि फूट बड़ी है, तो कुछ ऐसा महसूस हुआ? मेरा इसमें मत है, मत ये है कि कोई भी पार्टी जब लंबे समय के लिए स्थापित हो जाए और शासन में रह ले, उसके अंदर जिसको आप गुटबाजी कहते हैं या धड़ेबंदी कहते हैं, वो स्वाभाविक है। क्योंकि उस पार्टी में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय तक प्रभावशाली रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, उनके अपने चाहने वाले होते हैं, उनके अपने साथी होते हैं, बहुत लोग हैं जो उनसे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। तो आदमी को उस नाते जो अपना ग्रुप है उसका संरक्षण करने के लिए इस प्रकार का एक, कम से कम एक तस्वीर देनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है कि मैं प्रभावशाली हूं। तो उसको ना तो मैं बुरा मानता, ना मैं किसी पार्टी के लिए उसको उसके अहित में मानता। बीजेपी के ऊपर अभी तक ये पर्दा है, लेकिन यदि कोई मेरे को ये कहे कि बीजेपी में गुट नहीं है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। गुटबाजी बीजेपी में भी उस तरह से है, अभी भी सामने आई है, लेकिन वो चलिए फिलहाल उस पर पर्दा है जिसको आप अनुशासन की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब कोई पार्टी लंबे समय तक शासन में हो जाए तो ये सारी चीजें आना स्वाभाविक सी चीज है। और मैं पार्टी में कल आया हूं, तो मेरा कोई धड़ेबंदी से आपका तो सबसे मिलना मिलाना बात, मैंने ये सवाल इसीलिए किया कि आपकी हुड्डा साहब से मिलना मिलाना है और बाकी सबसे भी, यानी एसआरके की बात करें या हुड्डा ग्रुप की, मिलना मिलाने का तो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मेरे पिताजी और हुड्डा साहब तो हर हफ्ते मिलते हैं। हाँ, ठीक है। तो लेकिन आदमी के जो आपसी संबंध हैं वो एक चीज होती है, और आदमी का जो राजनीति है वो एक अलग चीज है। तो कौन कैसे किस हिसाब से अपना राजनीतिक फैसला करता है वो हर व्यक्ति अपने हिसाब से देखता है।
शुक्रिया ब्रिजेंद्र जी, आपने you. हमें इतना समय दिया। तो दोस्तों, ब्रिजेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। स्पष्ट आदमी है, पिता की तरह जो बात कहती हैं, बिना लागल पेट के बात कहते हैं। ये आज आपने जान भी लिया होगा। खैर, आप लोग इन्होंने जो बातें कही हैं उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी ना किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।